अगर आपके आसपास कोई कैंसर का पेशेंट हो, चाहे असली कैंसर का पेशेंट या कागजी कैंसर का पेशेंट, कागजी कैंसर का पेशेंट मतलब जो डायग्नोस्ड हुए हैं एज ए कैंसर पेशेंट, बायोप्सी के माध्यम से, पेट स्कैन के माध्यम से, मैमोग्राम के माध्यम से डॉक्टर ने बता दिया आप तो कैंसर पेशेंट है, तो मैं उन्हें बोलता हूँ कागजी कैंसर पेशेंट। तो चाहे वो कागजी कैंसर पेशेंट हो या असली कैंसर पेशेंट हो, तो ये वीडियो कैंसर की दीवार उनके लिए आई एम श्योर एक राहत का काम करेगी। तो ये वीडियो अगर उन तक आप पहुंचा देंगे तो ये मेरे ख्याल से उनके लिए एक उपहार की तरह होगा। उनको पता चल जाएगा कि कैंसर क्या है, उनके बॉडी में क्या है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, और उनके वो जिस पेन से, चाहे वो फिजिकल पेन हो या मेंटल टर्मोइल हो जिससे वो गुजर रहे हैं, आई एम श्योर कि उनको इन दोनों चीज़ों से रिलीफ मिल जाएगा। तो यहाँ बात शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। क्या नॉर्मल सेल और कैंसर सेल दोनों में कोई फर्क होता है? इस बात को समझने के लिए आप देखिए दीवार 1975 की दीवार का जो शुरुआती सीन, जैसा आप देख रहे हैं सीन में, एक गरीब माँ अपने 2 बेटों के साथ जा रही हैं। एक गरीब माँ 2 बेटों को पाल पोस के बड़ा करने की प्लानिंग में है। अब ये जो आप विजुअल देख रहे हैं, क्या आप बता सकते हैं इनमें से कौन स्मगलर बनेगा और कौन ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर बनेगा? बिल्कुल भी नहीं बता सकते। कोई भविष्यवाणी कर नहीं सकता एट दिस स्टेज, एट दिस एज, कि बड़े होकर ये क्या बनने वाले हैं। जिस प्रकार कोई भी बच्चा जब पैदा होता है, वो एक नॉर्मल बच्चा पैदा होता है, उस वक्त ये पॉसिबल नहीं है पता करना कि वो इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, डकैत बनेगा, स्मगलर बनेगा या फिर कोई पॉलिटिशियन बनेगा, नहीं बता सकते। ठीक उसी प्रकार शुरुआत में सारे के सारे बॉडी के सेल्स एक जैसे होते हैं, नॉर्मल बॉडी सेल्स होते हैं। दे कैनॉट बी डिस्टिंग्विश्ड कि ये कैंसर सेल होने वाला है या फिर ये नॉर्मल सेल ही रहने वाला है। तो यहाँ थोड़ा बात कर लेते हैं जो अभी आजकल आप मीडिया में देख रहे हैं, प्रोपेगेंडा मीडिया में, कि रशिया ने एक कैंसर वैक्सीन बना दिया और वो शुरुआती तौर में अगर किसी को लगा दिया जाए तो भविष्य में उसके कैंसर होने के चांसेस शून्य हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि जब वो वैक्सीन लगाएंगे आम जनता को या छोटे बच्चों को, ताकि भविष्य में कभी कैंसर ना हो, तो वो वैक्सीन जाके किस चीज़ को टारगेट करेंगे? टारगेट तभी किसी चीज़ को कर सकते हैं जब वो आइडेंटिफाइबल हो। और जैसे मैंने आपको बताया, जिस प्रकार छोटे बच्चे शुरुआत में देख के कोई नहीं बोल सकता आगे जाके भविष्य में क्या बनेगा, वो तो आने वाला भविष्य ही बता सकता है। ठीक उसी प्रकार शुरुआत में हमारे बॉडी के सारे सेल्स का बिहेवियर एक जैसा है, तो ये डिस्टिंग्विश करना पॉसिबल ही नहीं है कि इनमें से कौन से सेल कैंसर की तरह बिहेव करेंगे। इसीलिए ये जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, दैट इज रशिया ने कैंसर वैक्सीन बना दिया, फिर उसी प्रोपेगेंडा में आगे चल रहा है 2.5 लाख रुपए का आएगा, फिर उसी प्रोपेगेंडा बोला जाए रशियन गवर्नमेंट तो अपने सारे नागरिकों को फ्री में देंगी। तो ये एक माहौल बनाया जा रहा है कि अल्टीमेटली आपके दिल में आए कि ये यहाँ भारत में मिले और वो मुफ्त में मिले। याद रखिए, मुफ्त में कुछ नहीं होता। वो मेरे और आपके टैक्स के पैसे से ही वो एक जानबूझ के एक बेकार का एक सौदा होगा, ताकि इधर का पैसा उधर कर सके, और फिर वो जहरीला टीका आपको लगाया जाएगा ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार 2 खुराक आपने 2020 से लेकर 2023 के बीच में ले लिया था। और अगर अभी तक आप जिंदा हैं तो आप ये वीडियो सुन रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अनफॉर्चुनेट, वो 2 खुराक लगाने के बाद उनकी मौत हो गई, जैसा आपने देखा भी। तो पहली बात तो यह है कि इस प्रकार का जो प्रोपेगेंडा है कि पहले से ही कुछ ऐसा कर दो ताकि आगे जाके आपको कैंसर ना हो, ये इसके पीछे कोई साइंस नहीं है। इसके पीछे सिर्फ उतना ही साइंस है जितना साइंस अगर कोई छोटे बच्चे को देख के कोई बाबा बोलने लगे कि ये तो बड़ा होकर बड़ा अमीर बनेगा या गायक बनेगा, तो उसमें जितनी सच्चाई हो सकती है, उसमें जितनी साइंस हो सकती है, सिर्फ उतनी ही साइंस है रशिया के इस सो कॉल्ड वैक्सीन में। तो ये तो हुई एक बात कि एट द बिगिनिंग ऑल द बॉडी सेल आर नॉर्मल सेल्स एंड इट कैनॉट बी डिस्टिंग्विश कि ये नॉर्मल है या आगे जाके कैंसर बनेगा, ऐसा कोई साइंस में बेसिस नहीं है। जो सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ इसके साइंटिफिक एविडेंस के लिए आप स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाएंगे तो उन सारे मेरे जो तथ्य मैं रखते जा रहा हूँ उन सारे एविडेंसेस भी उसमें एक एक करके आप देखते जा सकते हैं, वो बाद में देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं जब इंसान एक नॉर्मल ह्यूमन से वो कैंसर पेशेंट बनता है। जब कैंसर पेशेंट बनता है तब क्या उस कैंसर सेल में और नॉर्मल सेल में कोई डिफरेंस होता है? चाहे वो बायोकेमिकल डिफरेंस हो, चाहे वो स्ट्रक्चरल डिफरेंस हो, चाहे पैथोलॉजिकल डिफरेंस हो, चाहे इम्यूनोलॉजिकल डिफरेंस हो, क्या दोनों सेल्स को साथ साथ रख के बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा वाला कैंसर सेल है और कौन सा नॉर्मल सेल है? इस बात को समझने के लिए जरा दीवार की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। दीवार की कहानी अगर आगे बढ़ाते हैं तो आगे जाके जो गरीब माँ ने दोनों बेटों को पाल पोस के बड़ा किया, उनमें से जो बड़ा बेटा जैसा आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, वो स्मगलर बन गया, अमिताभ बच्चन यानी कि विजय, और छोटा बेटा जो कि उसका छोटा भाई रवि, शशि कपूर, वो एक ऑनेस्ट इंस्पेक्टर बन गया। तो बड़ा होके एक ही तरह से परवरिश के बावजूद भी दोनों भाई में से एक स्मगलर बन जाता है और एक पुलिस इंस्पेक्टर बन जाता है। अब आते हैं आज की कहानी पे, यानी कि कैंसर की दीवार पे। तो अब ये समझने के लिए कि क्या कैंसर सेल जब कैंसर सेल बन जाता है, नॉर्मल सेल जब कैंसर सेल बन जाता है, तो क्या वो सेल आइडेंटिफाइबल है एज ए कैंसर सेल? क्या ऐसा कोई साइंस है? इसको आसान भाषा में समझाने के लिए मैं लेता हूं उदाहरण विजय और रवि का। अब देखिए, रवि जो कि एक स्मगलर है और विजय जो कि एक स्मगलर है और रवि जो कि छोटा भाई ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर। अब आप देख रहे हैं इन दोनों को। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या जो स्मगलर बन जाता है उसकी नाक अलग हो जाती है, उसकी आंखें अलग हो जाती हैं, उसकी आंखों के रंग अलग हो जाता है, उसके हाथ ज़्यादा लंबे हो जाते हैं या नंबर ऑफ हैंड बढ़ जाते हैं? क्या स्ट्रक्चरली या बायोकेमिकली या इम्यूनोलॉजिकली दोनों में कोई फर्क हो सकता है?
द आंसर इज नो। अभी भी दोनों ह्यूमन बीइंग हैं, दोनों के एक्शन अलग अलग हैं। एक देश के लिए कैंसर बन चुका है और एक नॉर्मल है, अपना डेली रूटीन, अपना जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहा है जैसा कि उससे उम्मीद की जाती है। लेकिन इन सब के बावजूद भी दोनों में अगर हम देखें स्ट्रक्चरली, दोनों में अगर देखें हम पैथोलॉजिकली या इम्यूनोलॉजिकली, दे आर बोथ सेम, कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड इन एनी वे। सिर्फ इनके कर्मों को अगर हम ट्रैक करें तो ही हम बता सकते हैं ये स्मगलर है या फिर ये ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर है। कर्मों को ट्रैक करें, इनके एक्शन को ट्रैक करें तो। ठीक इसी प्रकार मान लो हम बोलते हैं ब्लड कैंसर की बात करते हैं, ल्यूकीमिया की बात करते हैं, और ल्यूकीमिया का ये सेल है, यानी कि ये ब्लड कैंसर का सेल है, व्हाइट ब्लड सेल ब्लड कैंसर का, और एक नॉर्मल व्हाइट ब्लड सेल है। अगर ब्लड कैंसर का सेल को हम निकालते हैं जो कि ये, और एक नॉर्मल सेल को निकालते हैं, क्या दोनों में साइंस ने कोई डिस्टिंक्शन देखा है आज तक? स्ट्रक्चरली कोई डिस्टिंक्शन देखा है? बायोकेमिकली कोई डिस्टिंक्शन देखा है? इम्यूनोलॉजिकली कोई डिस्टिंक्शन देखा है? कोई ऐसा डिस्टिंक्शन देखा है जिससे कैंसर के सेल को नॉर्मल सेल से, जब कैंसर का सेल कैंसर सेल बन चुका है, जो बॉडी में तांडव कर रहा है, उस स्टेज के बावजूद भी क्या दोनों में कोई फर्क साइंस कर पाया है? द आंसर इज नो। जो मैं बोल रहा हूं इसके एविडेंस भी आप स्क्रीन पे दी हुई लिंक पे जाकर चेक कर सकते हैं, या अगर आप इसको कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं अपने एविडेंस लाके मुझे दिखा सकते हैं, वो मैं आगे बात करता हूं उसके लिए किस प्रकार ऐसा होगा। तो खैर, जैसा मैंने आपको बताया कि जिस तरह से दोनों इंसानी हैं, दोनों के हाथ पैर, दोनों के नाक, दोनों की आंख, दोनों के कान, उनका बॉडी का रंग वो बदल नहीं गया उनके एक्शन से, वो तो वैसे का वैसे ही रहेगा। उससे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये वाला आदमी स्मगलर है और ये वाला आदमी पुलिस इंस्पेक्टर है। ठीक उसी तरह से एक कैंसर सेल का सेल अगर निकालते हैं ह्यूमन बॉडी से और एक नॉर्मल सेल को निकालते हैं, दोनों को लैब टेस्ट कराएंगे तो दोनों में ऐसा कोई डिफरेंशिएशन नहीं है जिससे क्लियरली आइडेंटिफाइबल हो कि दिस कैन बी कॉल्ड एज द कैंसर सेल एंड दिस कैन बी कॉल्ड नॉर्मल सेल। तो अब ये बात आती है कि अगर ऐसी बात है तो बायोप्सी, मेमोग्राम, पेट स्कैन से कैसे डॉक्टर बता देता है कि भाई ये तो कैंसर सेल है, या आपको कैंसर हो चुका है, या आपको कैंसर नहीं हुआ? ये कैसे बताते हैं? यहाँ पे अभी तक के जो कंसेंसस है उसमें ये देखा गया कि एक आर्बिट्रेरी रूल लगा दिया गया है, बेबुनियाद एक रूल बना दिया गया है, एक बेसिस बना दिया गया, एक जनरलाइज कर दिया गया। मैं आपको समझाता हूं आसानी से। जिस प्रकार रेलवे स्टेशन में दिखने वाला हर लाल शर्ट वाला आदमी, जरूरी नहीं कि कुली हो, हाँ कुली लाल शर्ट पहनते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हर लाल शर्ट वाला कुली होगा। या फिर अगर मैं यूं बोलूं कि हर डाकू के लंबे मोटे मोटे मूछें होंगी, या जिनके भी मोटे मोटे मूछें वो डाकू ही होगा, ये बहुत ही जर्नलिस्टिक बात हो जाएगी, राइट? कि भाई देखो कौन कौन से लोगों के बड़े बड़े मूछें हैं तो वो डाकू होगा, उसे पकड़ लो। ठीक इसी तरह से कैंसर इंडस्ट्री ने एक जनरलाइज्ड नियम बना दिया। फॉर एग्जांपल पेट स्कैन की अगर बात करें कि जो सेल बॉडी का ज्यादा शुगर खाता है, ज्यादा ग्लूकोज खाता है, तो वही कैंसर सेल है, और पेट स्कैन से सिर्फ ये देखते हैं कि कौन सा सेल रिलेटिवली ज्यादा शुगर खाता है। सो दैट बिकेम द बेसिस। ये कुछ वही बात हुई कि जो भी लाल शर्ट में दिख जाए रेलवे स्टेशन में, उसको कुली मान ही लो, उसके ऊपर सामान ला दी दो, वो होगा ही कुली। तो ये जितना एब्सर्ड है उतना ही एब्सर्ड है ये नियम कि भाई जो सेल्स बॉडी के ज्यादा शुगर खाएगा हम उसे कैंसर सेल मान लेंगे। बोलने का मतलब है चाहे वो बायोप्सी हो, चाहे वो मेमोग्राम हो, चाहे वो पेट स्कैन हो, ये पूरी तरह से आर्बिट्रेरी रूल के ऊपर चल रहे हैं। इसका जो साइंटिफिक एविडेंस है, साइंटिफिक बेसिस नहीं है। ये तो हुई एक बात। अब दूसरी बात जो ज्यादा खतरनाक बात है कि जब कोई इंसान बायोप्सी कराता है, पेट स्कैन कराता है या फिर मेमोग्राम कराता है, तो उससे उसके बॉडी में भयंकर इंजरी हो जाती है। पेट स्कैन से तो रेडियोएक्टिव मटेरियल बॉडी में डाल देते हैं, और उस इंजरी से उस पेशेंट का एक्चुअली कैंसर पेशेंट बनने की संभावना और बढ़ जाती है। यहां पे मैं बात कर रहा हूं जो मैंने आपको शुरुआत में बोला था, असली कैंसर पेशेंट और कागजी कैंसर पेशेंट। मतलब कागजों में कैंसर पेशेंट है, कैंसर पेशेंट ओरिजिनली था तो नहीं, लेकिन बायोप्सी करा के पेट स्कैन करा के उसे घोषित कर दिया कैंसर पेशेंट। और जैसे ही वो घोषित हो गया कैंसर पेशेंट, क्योंकि ये जो बायोप्सी पेट स्कैन है ये अपने आप में बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है, मिसलीडिंग है और डेंजरस भी है, लेकिन उस पर एक बार आ गया कि कैंसर पेशेंट है, तो वो जो पेशेंट है, जो कि पेशेंट था भी नहीं, जस्ट यूं ही डाउट के चलते डायग्नोसिस में के जाल में फंस गया, और जैसे ही उसको बताया जाता है कि आपको तो कैंसर है, आपने गौर किया होगा उस इंसान की जान तो आधी वहीं निकल जाती है कि वो जान निकल जाती है, उसका बिहेवियर, उसमें वीकनेस आने लगता है, उसका खाने की इच्छा खत्म हो जाती है, जीने की इच्छा खत्म हो जाती है। अब उसका बिहेवियर पूरी तरह से एक कैंसर पेशेंट, या जैसे कैंसर पेशेंट या किसी पेशेंट होना चाहिए वैसे दिखता है, और समाज भी मान लेता है, वो खुद भी मान लेता है कि वो एक कैंसर पेशेंट बन चुका है। ऐसा नहीं कि असली में कैंसर पेशेंट नहीं होते, असली में कैंसर पेशेंट होते हैं जिनमें बहुत कमजोरी आ जाती है, सडन वेट लॉस हो जाता है, बहुत सारा पेन होता है, कहीं ट्यूमरस ग्रोथ होता है, कहीं इंजरी है जो कि हील ही नहीं हो रहा है, तो दैट कैन बी कॉल्ड एज ए ट्रू कैंसर पेशेंट। और नकली कैंसर पेशेंट, कागजी कैंसर पेशेंट वो हैं जो जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी और आउट ऑफ डाउट उनको बायोप्सी करा दिया, पेट स्कैन करा दिया, मेमोग्राम करा दिया, और इन सबके चलते
या तो उसमें मिसलीडिंग तरीके से घोषित कर दिया कैंसर है जस्ट बिकॉज ऑफ द बायोप्सी, या जो भी मैंने आपको आर्बिट्री रूल बनाया कि भाई जिनके बॉडी के सेल्स कोई एक पर्टिकुलर सेल ज्यादा शुगर खाते हैं इन कंपैरिजन टू रेस्ट ऑफ द बॉडी सेल, दैट कैन बी कॉल्ड एज द कैंसर सेल्स एंड दैट कैन बी कॉल्ड एज दैट पर्सन शुड बी कॉल्ड एज द कैंसर पेशेंट। तो उन आर्बिट्री रूल के चलते, मिस डायग्नोसिस के चलते या सूडो डायग्नोसिस के चलते एक इंसान को कैंसर पेशेंट घोषित कर दिया, तो दैट इज अ कागजी कैंसर पेशेंट। अब आता है फार्मा इंडस्ट्री का एक अगला चाल, सबसे बड़ा चाल, डेंजरस चाल, दैट इज कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, ये सारी चीज़ें कि भाई टारगेट थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी। तो उनको ये पेशेंट को या सो कॉल्ड पेशेंट को ये भरोसा दिलाया जाता है कि हम कीमोथेरेपी करेंगे, टारगेट थेरेपी करेंगे, रेडिएशन करेंगे और वो सीधा टारगेट करेगा, सिर्फ और सिर्फ कैंसर सेल को मारेगा और कैंसर सेल मर जाएंगे और आप लंबा जिएंगे। यहाँ पे ये बात समझनी होगी, जैसा मैंने अभी तक समझाया है कि अभी तक साइंस के पास कोई पुख्ता तरीका नहीं जिससे वो क्लियर कट डिस्टिंक्शन कर पाए कि कैंसर सेल कौन सा वाला है और कौन सा वाला नॉर्मल सेल है। ऐसा कोई क्लियर डिफरेंशिएशन या डिस्टिंक्शन अभी तक कंक्लूसिवली पहुंचा नहीं है। जब क्लियरली ये पता ही नहीं अभी तक कि कौन सा वाला सेल कैंसरस है और कौन सा वाला नॉन कैंसरस है, तो टारगेट किस पे करेंगे? कीमोथेरेपी जब कर रहे हैं या रेडिएशन जब दे रहे हैं, वो सो कॉल्ड कैंसर सेल जो डॉक्टर ने मान लिया कैंसर सेल है उस पर टारगेट कर रहे हैं, क्या पता वो हो या ना हो, और साथ में और भी सेल्स हैं उसको उस पर भी टारगेट कर रहे हैं। तो ना केवल वो सो कॉल्ड कैंसर सेल को मार रहे हैं, वो हर तरह के सेल को मार रहे हैं। एक उदाहरण से समझाता हूं, मॉस्को का रियल एग्जांपल समझाता हूं। जैसा वीडियो में देख रहे हैं, 2002 की बात है, रशिया मॉस्को में कुछ मिलिटेंट्स ने एक थिएटर पे कब्जा कर लिया और थिएटर में लोग मूवी देखने आए थे और उसको लोगों को बंधक बना दिया और उनकी कुछ डिमांड्स थी। तब वहां की मिलिट्री ने वहां थिएटर को घेर लिया। अब करें क्या, क्योंकि मिलिटेंट्स के हाथों में बंदूक और मिलिटेंट्स के पास बॉम्ब जो उन्होंने थिएटर के जगह जगह पे लगा दिए थे, और मिलिटेंट्स की कुछ मांगे थी कि अगर ये मांगे पूरी नहीं करेंगे तो हम पूरी बिल्डिंग को या पूरे थिएटर को उड़ा देंगे। अब वहां उस वक्त के जो मिलिट्री के लोग थे, आर्मी के लोग थे, उन्होंने एक आइडिया सोचा कि हम इस थिएटर के अंदर पॉइजनस गैस डाल देते हैं और पॉइजनस गैस से जितने सारे करीब 40 टेररिस्ट थे, मिलिटेंट थे, वो सारे मारे जाएंगे और इस तरह से उन टेररिस्ट से हम आराम से छुटकारा पा लेंगे और ये जो बॉम्ब उड़ाने वाली बात कर रहे हैं उससे बच जाएंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात आप समझ गए होंगे कि उसी थिएटर के अंदर हॉस्टेजेस भी थे और भी लोग थे जो फिल्म देखने आए थे। तो इस बात को इग्नोर किया कि वो लोग कैसे बचेंगे, वो तो वही मर जाएंगे। और हुआ वही जिसका डर था कि उन्होंने पॉइजनस गैस थिएटर के अंदर लीक कर दिया, छोड़ दिया, जिससे वो टेररिस्ट तो 40 के 40 मर ही गए, लेकिन और जो बंधक बनाए गए थे उनमें से करीब 129 लोगों की भी मौत हो गई। तो ये उदाहरण जो मैं दे रहा हूं, उस उदाहरण से सिर्फ यही बताना चाह रहा हूं कि जब आप कीमोथेरेपी करते हैं, रेडिएशन करते हैं, इम्यूनोथेरेपी करते हैं, तो तब मंशा तो ये होती है कि कैंसर सेल मरे, लेकिन जिस प्रकार वो पॉइजनस गैस कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन कि इसमें से हॉस्टेज कौन सा है और इसमें कौन से मिलिटेंट है, वो तो सभी को इक्वली मारेगा वो पॉइजनस गैस उस थिएटर के अंदर जो डाला गया था। ठीक उसी प्रकार आपके बॉडी के अंदर जब कीमोथेरेपी के एजेंट डलते हैं, इम्यूनोथेरेपी के एजेंट डलते हैं, जब रेडिएशन डाला जाता है, तब भी हर तरह के सेल उसके चपेट में आते हैं। इसीलिए पूरे दुनिया भर के अभी तक के एविडेंस जो स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाकर चेक कर सकते हैं, या मेरी किताब है द रैबिट टॉर्टोइस मॉडल फॉर कैंसर क्योर, ये किताब में पढ़ सकते हैं, सारे एविडेंसेस दिए हैं। ये देखा गया कि जो लोग कीमोथेरेपी कराते हैं उनकी मौतें ज्यादा जल्दी होती हैं, उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ पुअर होता है इन कंपैरिजन टू इंपॉर्टेंट जो कुछ भी नहीं कराते लेकिन उनकी भी स्थिति एक जैसी होती है। दो असली कैंसर पेशेंट जो दोनों की स्थिति एक जैसी, एक ने कीमोथेरेपी किया और एक ने कुछ भी नहीं किया, तो ये देखा गया जिसने कुछ भी नहीं किया उसकी लाइफ स्पैन भी लंबी रही, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छी रही। तो यहां पे समझने वाली बात है कि जो कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी या टारगेट थेरेपी या इवन सर्जरी या फिर इम्यूनोथेरेपी, इन सब की जो बात की जाती है कि ये थेरेपी है, इससे कैंसर को हम मारेंगे, इंपॉर्टेंट है वो कैंसर को नहीं मार रहे हैं, वो कैंसर पेशेंट को ही मार रहे हैं। अभी तक के जो मेडिकल साइंस के मेन स्ट्रीम एविडेंसेस है वो तो यही बोलते हैं। तो यहाँ पे कंक्लूजन ये ले सकते हैं कि चाहे कुछ हो जाए, चाहे वो आप कागजी कैंसर पेशेंट हो या फिर आप असली वाले कैंसर पेशेंट क्यों ना हो, आपको किसी भी हालत में कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी कराना नहीं चाहिए। वो कराना कुछ वैसा ही होगा जैसा कि उस थिएटर के अंदर पॉइजनस गैस डाल के जस्ट ये एज्यूम करना सिर्फ टेररिस्ट ही मारे जाएंगे, मिलिटेंट ही मारे जाएंगे और बाकी जो इनोसेंट लोग हैं वो अपने आप ही बच जाएंगे। तो वो जितना एब्सर्ड था सोच, वो उतना ही एब्सर्ड सोच होगा अगर आपने कीमोथेरेपी कराया, टारगेट थेरेपी कराया, बिकॉज कोई टारगेट है ही नहीं। अभी तक का साइंस यही कहता है कि कैंसर सेल स्ट्रक्चरली, बायोकेमिकली, इम्यूनोलॉजिकली आर एग्जैक्टली द सेम एज ऑफ द नॉर्मल सेल। कोई